हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज ए कॉलम। इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिजाइन ऑफ लेस्ड कॉलम। तो जैसे कि अगर पिछला प्रॉब्लम आपने देखा होगा तो प्रॉब्लम 4 हमने लिया था लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बिल्टअप कॉलम। इसमें हमने एनालाइज किया था बिल्टअप कॉलम को। बिल्टअप का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रोल्ड सेक्शन को जोड़ा जाता है ऐसे सिंगल यूनिट ट्रीट करने के लिए, तब उसे हम लोग बिल्टअप सेक्शन कहते हैं। तो उसमें हमने एनालाइज किया था इस बिल्टअप कॉलम को, जहां पर एक आई सेक्शन था और दो प्लेट्स को मिला के वो हमारा बिल्टअप सेक्शन बना था। तो अब हम डिजाइनिंग ऑफ बिल्टअप सेक्शन देखेंगे। तो देखो, डिजाइनिंग ऑफ बिल्टअप कॉलम के लिए हमारे पास एक लेस्ड सिस्टम भी होता है और हमारे पास बैटन सिस्टम भी होता है। तो लेस और बैटन के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो आप पेज नंबर 48 ओपन कर लो। IS 800 2007 का पेज नंबर 48। यहाँ पर आप देखोगे लेस्ड कॉलम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सारे फॉर्मूले सब कुछ यहाँ पर इन्होंने थियोरेटिकल वे में गिवन दिया है। ठीक है, तो वही मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक पॉइंट लेकर। तो जो आपको IS कोड बुक में दिया जाता है वो पूरा थियोरेटिकल वे में गिवन आता है, तो आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। वही है, अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला फॉर्मूले के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेस्ड कॉलम। लेस्ड कॉलम का मतलब देख सकते हो, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, इन दोनों को मिलाकर आपका कॉलम बनेगा। जैसे कि ये देख सकते हो ए बी, तो ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। तो देखो यहाँ पर दो सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। अब ये चैनल सेक्शन भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो दो रोल्ड सेक्शन को मिला के हमारा एक कॉलम बनेगा। तो अब हमें इस दो रोल्ड सेक्शन को कनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हमारे पास एक होता है लेसिंग सिस्टम। तो लेसिंग सिस्टम मतलब देख सकते हैं आप, इस तरीके से जिगजैग तरीके से कनेक्ट किया जाता है, तो उसको लेसिंग सिस्टम कहते हैं। और ये जो कनेक्शन किए गए हैं इसको कहते हैं लेसिंग बार। जो कनेक्शन किए गए उसको कहते हैं लेसिंग बार्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल लेसिंग सिस्टम होता है, ये वाला जो देख सकते हैं आप सिंगल लेसिंग सिस्टम है। अब ये फेस ए और फेस बी क्यों लिखा है? क्योंकि इस साइड भी लेसिंग किया होगा और इस साइड भी लेसिंग किया होगा। ठीक है, दोनों साइड लेसिंग करेंगे तो ये हो गया फेस ए का लेसिंग और फेस बी का लेसिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है डबल लेसिंग, मतलब ये एक लेसिंग चालू है, फिर इसी के साथ से आप इस साइड से भी एक लेसिंग स्टार्ट कर दोगे, तो ये है डबल लेसिंग। ये हो गया लेसिंग सिस्टम्स के बारे में। और अगर नेक्स्ट आप देखोगे, आगे जाएंगे तो पेज नंबर 51 पे आप देखो। पेज नंबर 51 पे आपको यहाँ पर बैटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो बैटिंग सिस्टम मतलब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट यहाँ पर कनेक्ट होता है। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट इस तरीके से एक प्लेट को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यही है फर्क बैटन और लेसिंग में। बैटन में स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड, और लेसिंग में एक सर्टन एंगल के ऊपर होता है ये वाली प्लेट कनेक्टेड, जिसको हम लेसिंग बार्स कहते हैं। ये सर्टन एंगल पे होता है। अब वो कितना एंगल पे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे आपको ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल का टावर, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर एंगल सेक्शन को यूज किया गया है। यहाँ पर 4 एंगल सेक्शन है और उनको लेसिंग की मदद से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका लेसिंग सिस्टम का एग्जांपल। मोबाइल के टावर हो गए, आपको रेलवे स्टेशन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे लेसिंग सिस्टम। और यहाँ पर अगर आपको बैटिंग सिस्टम का मैं बताऊं एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो स्क्वायर बार्स है। स्क्वायर बार्स को इन्होंने कनेक्ट किया है बैटन करके। अब यहाँ पर इन्होंने वेल्डिंग किया है इसको। ठीक है, तो बैटिंग में बोल्टिंग भी हो सकता है, वेल्डिंग भी हो सकता है। यहाँ पर भी लेसिंग में इसको बोल्टिंग भी किया जा सकता है, वेल्डिंग भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बैटन में यहाँ पर बोल्टिंग भी किया जा सकता है और वेल्डिंग भी किया जा सकता है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने इसको वेल्डिंग किया है। तो ये होता है बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा रोल्ड सेक्शन को मिला के एक सिंगल यूनिट बनाना, उसको कहते हैं बिल्टअप सेक्शन। तो अगर आपको अभी जानना है लेसिंग सिस्टम और बैटन सिस्टम ये कब और कौन सा क्यों किया जाता है, तो बैटन सिस्टम जो होता है वो इट इज यूज्ड फॉर फोर्स ट्रांसफर। फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए बैटन सिस्टम यूज किया जाता है। और लेसिंग सिस्टम क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम। तो ये पॉइंट आपको कहीं पर नोट करके रखना है तो रख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो कि बैटन सिस्टम कहां पर यूज करते हैं, जब आपको फोर्स को ट्रांसफर करना होता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, तब आप बैटन सिस्टम को यूज करते हैं। और लेसिंग सिस्टम को कब यूज करते हैं? जब आपको बकलिंग ऑफ कॉलम को प्रिवेंट करना होता है। अब हम डिटेल में देखने वाले हैं डिजाइनिंग ऑफ लेस्ड कॉलम। बैटन की तरफ हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग लेस्ड कॉलम को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिजाइनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे गए। सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा इस कॉलम को। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो जो कॉलम है
अब ये 2 एंगल सेक्शन भी हो सकते हैं, 2 चैनल सेक्शन भी हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको डिजाइन करना पड़ता है ये वर्टिकल कॉलम्स, इस वर्टिकल कॉलम को सबसे पहले डिजाइन करना होता है, बाद में इस लेसिंग बार को डिजाइन करना होता है। इसको कहते हैं लेसिंग बार, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इसको लेसिंग बार कहते हैं। तो उसको डिजाइन बाद में करना पड़ता है, सबसे पहले हमको ये वर्टिकल कॉलम्स को डिजाइन करना होता है। वो कैसे करते हैं, डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रट्स में भी बताया था, और डिजाइनिंग ऑफ कॉलम के भी हम लोग ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन मेंबर के लिए हमारे पास एफसीडी की कोई एक डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें एफसीडी की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है। तो लेस्ट कॉलम के लिए आप एफसीडी की वैल्यू अज्यूम करेंगे 125 से लेकर 185 के बीच में। जैसा कि मैंने आपको डिजाइनिंग ऑफ, यहाँ पर देख सकते हो डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्ट में मैंने आपको कहा था कि एफसीडी की वैल्यू आप 60 से लेकर 120 के बीच में अज्यूम करेंगे, किसके लिए, डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्ट्स के लिए। और डिजाइनिंग ऑफ कॉलम के समय मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइनिंग ऑफ कॉलम के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एफसीडी 110 टू 180 के बीच में अज्यूम करना है। तो अब जो हम लेस्ट कॉलम करेंगे उस समय आपको एफसीडी की वैल्यू 125 से लेकर 185 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है, आपको एफसीडी को अज्यूम करना है। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको क्वेश्चन में डिजाइन लोड गिवन आएगा, डिजाइन लोड आपको पता है, एफसीडी आपने अज्यूम करके यहाँ पर रखा, एई वहां से निकल जाएगा। तो एई निकल गया, एई एक बार आपको पता चल गया तो वहां से आप सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको चैनल सेक्शन लेने को बोला है तो आप चैनल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में आपको एंगल सेक्शन लेने बोला है तो आप एंगल सेक्शन लेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या लेने बोला है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा इसमें होता है बकलिंग क्लास। अब देखो बकलिंग क्लास क्या होता है, अगर आपने हमारा पिछला प्रॉब्लम देखा होगा जो फोर्थ प्रॉब्लम हमने किया था लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्ट अप कॉलम, वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था बकलिंग क्लास आपको पेज नंबर 44 पे गिवन है, एंड फॉर एनी बिल्ट अप सेक्शन द क्लास इज सी क्लास। तो पेज नंबर 44 ओपन करो, बिल्ट अप मेंबर के लिए क्लास इज सी क्लास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लास भी नोट करना है कि आपका सी क्लास है, आपको वहां पर लिखना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो होगा वो आपको सेंडल्सनेस रेशियो कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इक्वल्स टू के एल अपॉन आर। तो देखो के एल आपको कैसे मिलेगा, के एल तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है। तो पेज नंबर 45 पे जाएंगे तो आपको ये वाला टेबल मिलेगा, आपका क्या कंडीशन है उसके हिसाब से केएल की वैल्यू निकलेगी कि फिक्स्ड, फ्री, हिंज, रोलर, हिंज 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 फिक्स्ड क्या है उसके हिसाब से आपका केएल निकलेगा। उसके लिए आप पेज नंबर 45 यूज करेंगे IS 800 2007 में, वहां से आपका केएल निकल जाएगा। और ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो हमको स्टील टेबल से मिल जाएगा, वहां से आपका लैम्बडा निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लेस्ड सिस्टम को यूज करते हैं तब हमारा लैम्बडा जो है वो हमको 5% से इंक्रीज करना है। यहां पर क्लियरली लिखा है देखो, द इफेक्टिव सेंडल्सनेस रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय 5% टू टेक केयर ऑफ शेयर इफेक्ट, टू टेक केयर ऑफ शेयर इफेक्ट। ठीक है, आपको 5% इंक्रीज करना है। अब देखो टू टेक केयर ऑफ शेयर इफेक्ट मतलब आपको बताया था कि लेस्ड सिस्टम क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ कॉलम। तो क्या होता है देखो, जब आप लेस्ड सिस्टम को यूज करते हो ना, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर देखो ये कॉलम के 2 लेग्स है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको लेस्ड इस तरीके से इसको लेजिंग किया है। अब अगर इसके ऊपर हम कोई वेट दे दे W, ये अगर हमने इसको वेट दे दिया, W वेट है, ठीक है, ये पूरा एक यूडीएल है, मान लो W वेट का यूडीएल है, तो ये जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम वेट जाएगा W, ठीक है, यहां पर भी वेट जाएगा W। तो ये इक्वली दोनों कॉलम के ऊपर पड़ने चाहिए इसके। जब हम लोग लेसिंग यूज करते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो 2.5% ऑफ शेयर है ना वो इस लेसिंग सिस्टम के ऊपर भी आ जाता है। तो ये W यहां से सीधा स्ट्रेट नहीं कॉलम नहीं लेगा, ये W थोड़ा सा हमारा लेसिंग सिस्टम भी ले लेगा, तो ये W यहाँ पर भी चला जाएगा, फिर यहाँ से नीचे, फिर ये W यहाँ पर, ये वाला भी लेसिंग बार W ले लेगा, फिर ये वाला W यहाँ पर, फिर ये W, फिर ये वाला लेसिंग बार भी W ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लोड होता है वो लेसिंग बार भी झेलता है। तो वो कितना होता है, 2.5% ऑफ टोटल लोड, 2.5% ऑफ टोटल लोड आपका लेसिंग बार झेलता है। तो वो चीज देखो यहाँ पर मैंने लास्ट में बताने के लिए रखा है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसको कहते हैं V,
V इज द ट्रांसफर शेयर दैट इज रजिस्टर्ड बाय लेसिंग सिस्टम, जो कि होता है 2.5% ऑफ टोटल लोड। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, देखो यहाँ पर VT डिवाइड बाय 2 लिखा है। अब इसको डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दो सिस्टम है, एक बी पर एक आप करोगे और ए पर एक आप करोगे, इसलिए दो सिस्टम्स है। लेकिन अगर पर कितने लेसिंग सिस्टम है, यहाँ पर 4 लेसिंग सिस्टम है, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक पीछे और एक उस फेस पे। ठीक है, यहाँ पर 4 लेसिंग सिस्टम है, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 2.5% टोटल लोड जो होता है वो लेसिंग सिस्टम झेलता है। अब कितना लेसिंग सिस्टम है वो उसको डिवाइड बाय उतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 लेसिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड बाय 4 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो लेसिंग सिस्टम है ना, क्योंकि एक फेस बीबी फेस है और एक फेस ए फेस है, तो दो फेस के लिए आप यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करोगे। तो ये हो गया आपका सैंडल्सनेस रेशियो। आपको इसको 5% इंक्रीज करना पड़ता है जब आप लेसिंग सिस्टम करेंगे, मतलब आप मल्टीप्लाई बाय 1.05 करेंगे, जो आपका लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना टू टेक केयर ऑफ शेयर इफेक्ट। उसके बाद देखो एक बार आपको लैम्डा पता चल गया, लैम्डा पता चलने के बाद हम एफसीडी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन की मदद से। जैसे कि आप पिछले प्रॉब्लम हमारे देखते आए होंगे, एक बार हमको लैम्डा पता चल जाता है, लैम्डा की वैल्यू पता चल जाती है, तो हम इंटरपोलेशन करके एफसीडी पता कर लेंगे। एफसीडी पता लग जाता है, ठीक है, इंटरपोलेशन करके। इंटरपोलेशन करना अब तक आपको आ चुका होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, हमने स्ट्रक्ट भी किया, हमने कॉलम के 4 प्रॉब्लम किए, तो अब तक आपको इंटरपोलेशन करना आ चुका होगा। तो इंटरपोलेशन करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग टेबल नंबर 9C यूज करेंगे। आप C क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास है सी क्लास है, इसलिए हम लोग टेबल नंबर 9C यूज करेंगे। तो एक बार आपको एफसीडी पता चल गया, तो एफसीडी आप यहाँ पर रख लोगे। एरिया तो जो आपने सिलेक्शन किया है, जो सेक्शन सिलेक्शन किया है उसका एरिया, तो एरिया इंटू एफसीडी करेंगे तो आपको पीडी मिल जाएगा। तो पीडी क्या होता है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आपको पीडी वहां से मिल जाएगा, और ये पीडी ग्रेटर देन पी होना चाहिए। अब ये पी कौन सा है, ये पी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसके लिए आपको डिजाइन करना होता है वो क्वेश्चन में आपको पी गिवन आता है, तो जो डिजाइन स्ट्रेंथ है पीडी वो हमेशा ग्रेटर देन पी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉलम, इस कॉलम का डिजाइन प्रोसीजर। अब हमें डिजाइन करना पड़ेगा इस लेसिंग बार्स को। ये जो इंक्लाइंड मेंबर है इसको कहते हैं लेसिंग बार। अब हमको इसको डिजाइन करना है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी होना चाहिए, वो सब हमको अभी डिजाइन करना है। तो देखो कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ लेसिंग बार के कुछ प्रोसीजर्स है, आपको उसको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका 2 कंडीशन आता है। अगर आप चैनल सेक्शन यूज कर रहे हो तो एक हो सकता है कि चैनल आपने फेस टू फेस कनेक्ट किया होगा। फेस टू फेस मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये चैनल सेक्शन फेस टू फेस कनेक्टेड है, और ये देख सकते हो ये चैनल सेक्शन बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो फेस टू फेस कनेक्टेड या बैक टू बैक कनेक्टेड ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया तो वो आपका लुकआउट है कि आपको क्या लेना है। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग बार के प्रोसीजर्स को, तो बड़े ध्यान से इसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ लेसिंग बार्स। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, जिसको कहते हैं एस। अब एस क्या है, क्लियर स्पेसिंग। क्लियर स्पेसिंग देखो यहां पर मैंने एस नोट किया है। एस क्या होता है, इस बोल्ट से लेकर इस बोल्ट तक का डिस्टेंस। वापस बता रहा हूं, देखो एस क्या होता है, इस बोल्ट से लेकर इस बोल्ट तक का डिस्टेंस, ये होता है एस, जो कि होता है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स जिसको कहते हैं एस। अब एस कैसे निकलता है वो बड़े ध्यान से देखिए। एस डिपेंड करता है आपका चैनल बैक टू बैक कनेक्टेड है कि आपका चैनल फेस टू फेस कनेक्टेड है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। एस इक्वल्स टू डी प्लस 2G करेंगे आप बैक टू बैक कनेक्टेड के लिए, और एस इक्वल्स टू डी माइनस 2G करेंगे आप फेस टू फेस कनेक्टेड के लिए। अब यहाँ पर ये फर्क क्यों आया है, बैक टू बैक में आपको प्लस क्यों करना है और फेस टू फेस में माइनस क्यों करना है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। उससे पहले ये डी और ये जी क्या है वो जान लीजिए। डी है द स्पेस बिटवीन टू चैनल्स, स्पेस बिटवीन टू चैनल्स है डी, स्पेसिंग बिटवीन टू चैनल्स। हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना स्पेसिंग होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन होगा तो अलग बात है, अगर नहीं गिवन होगा तो स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये जो डी है वो कितना होना चाहिए।
हम अपने मर्जी से कितना भी डी नहीं रख सकते ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों चैनल के बीच का कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो हम अपने मर्जी से नहीं रख सकते, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना स्पेस होना चाहिए बिटवीन टू चैनल सेक्शन, उसको कहते हैं डी। तो पता चल गया आपको डी क्या है। अब ये जी क्या है, जी है गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस मतलब ये चैनल का सेक्शन देख सकते हो, यहां से लेके इस बाउंड्री तक के डिस्टेंस को कहते हैं गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, गेज डिस्टेंस आपको डायरेक्टली स्टील टेबल में गिवन आता है। तो अगर आपको जानना है गेज डिस्टेंस कहां पर होता है तो चलिए स्टील टेबल में ओपन कीजिए। तो देखो स्टील टेबल में चलिए, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 में आपको गेज डिस्टेंस गिवन होता है। इस पेज पे तो नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे देखो यहाँ पर आपको जी गिवन है। ये जी क्या है, यहाँ पर देख सकते हो स्मॉल जी लिखा गया है, देख सकते हैं क्लियरली। आपके टेबल में आप देखो स्टील टेबल में यहाँ पर स्मॉल जी लिखा गया है, वो होता है गेज डिस्टेंस। तो जो भी आपका चैनल सेक्शन आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके आगे उसका गेज डिस्टेंस लिखा गया है, तो वहां से आपको जी मिल जाएगा। ठीक है, जी वहां से आपको लेके नोट करना है। तो जी आपको पता चल जाता है कि गेज डिस्टेंस कितना है, आप जी यहाँ पर रख दोगे। अब बात आता है कि आप डी कैसे रखोगे। डी तो होता है स्पेस बिटवीन टू चैनल सेक्शन। अब देखो जब आप फेस टू फेस कनेक्टेड करोगे तब स्पेस बिटवीन यहां से यहां तक आ जाता है। अब ये तो है बैक टू बैक कनेक्टेड है, इसलिए स्पेस बिटवीन इस लाइन, इसका एंड पॉइंट से लेकर इसके एंड पॉइंट तक ये हो गया डी। लेकिन अगर फेस टू फेस कनेक्टेड है तो इसका एंड पॉइंट यहां पर आ जाएगा और इसका एंड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये है आपका डी। इसलिए फर्क आया है कि आपको +2G करना है बैक टू बैक कनेक्टेड में और -2G करना है फेस टू फेस कनेक्टेड में। अब देखो D +2G बैक टू बैक, अब प्लस क्यों है, देखो बैक टू बैक सबसे पहले देखेंगे +2G क्यों करना है। देखो ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो देखो ये है आपका D, एक G यहां पर है तो +1G और एक G इस साइड भी होगा, क्योंकि दो चैनल सेक्शन है ना यहाँ पर, तो G इस साइड भी होगा, इसलिए D +2G करना पड़ता है, तब जाके ये S निकलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं S कब निकलेगा, बैक टू बैक में D +2G, दो गेज डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा D के साथ, तब जाके आपका क्लियर स्पेसिंग आपको मिलेगा S। ये हो गया बैक टू बैक के लिए। अब फेस टू फेस कनेक्टेड में कैसा है, देखो फेस टू फेस कनेक्टेड में जो D है वो इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक होता है, तो उसमें से आपको G को माइनस करना पड़ेगा। ये G 1G यहां से भी माइनस करना पड़ेगा और 1G यहां से भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या चाहिए, मतलब यहां पर सेंटर से लेकर यहां के सेंटर तक का होता है S, तो आपको वो S कैसे मिलेगा, आपको गेज डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। आप गेज को माइनस करोगे तो आप यहां पर पहुंचोगे, एक गेज माइनस करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे और यहां से भी एक गेज माइनस करेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे। इसलिए दो गेज डिस्टेंस को आपको माइनस करना पड़ता है जब आप फेस टू फेस कनेक्टेड हो, और दो गेज डिस्टेंस को प्लस करना पड़ता है जब आप बैक टू बैक कनेक्टेड हो। तो ये डिफरेंस आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया है उसके हिसाब से। अगर बैक टू बैक करने को बोला है तो D +2G करना, अगर फेस टू फेस कनेक्टेड करने के लिए बोला है तो D -2G करना। अब ये तो हो गया, G तो आपको गेज डिस्टेंस मिल गया। अब D कैसे मिलेगा, तो D के लिए हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये चीज आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा ही होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करने वाले हैं। हमको क्या चाहिए, देखो ये D कैसे निकलेगा, हमको ये D निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस की स्पेसिंग कितना होना चाहिए दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे IYY इक्वल्स टू IXX। अब IYY इक्वल्स टू IXX मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो हम जो चैनल सेक्शन यूज कर रहे हैं ये एक चैनल सेक्शन है, ठीक है, इसका XX एक्सिस है, तो इस चैनल सेक्शन का इंडिविजुअली CG यहाँ पर आएगा, इस एक चैनल सेक्शन का इंडिविजुअल CG यहाँ पर है। आप स्टील टेबल में देखो ये वाला पॉइंट जो है ये YY एक्सिस और ये XX एक्सिस जहां पर मीट करता है ये इसका CG पॉइंट है एक चैनल सेक्शन का। तो उसी तरीके से एक चैनल सेक्शन का CG पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, ये इसका YY एक्सिस है। ठीक है, एक चैनल सेक्शन का ये आपका YY एक्सिस है और ये दूसरा चैनल सेक्शन है, दूसरे चैनल सेक्शन का YY एक्सिस ये वाला है, ठीक है, और इसका भी CG यहाँ पर आ रहा है। ये है दो चैनल सेक्शन का इंडिविजुअल CG है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
अपना अपना इनका सीजी है, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर का सीजी आने वाला है इस पॉइंट पर, इस पूरे स्ट्रक्चर का सीजी आने वाला है इस वाई वाई एक्सिस के ऊपर, जो कि है ये वाला पॉइंट। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ये जो वाई वाई एक्सिस है उसको यहां पर लाना है इस वाई वाई एक्सिस के ऊपर। तो मुझे इस चैनल सेक्शन का जो सीजी है वो चाहिए अलोंग दिस वाई वाई एक्सिस, और इस चैनल सेक्शन का भी जो सीजी यहां पर है मुझे चाहिए अलोंग दिस वाई वाई एक्सिस। और ये वाई वाई एक्सिस क्या है, हमारा ग्रैंड सीजी है। ग्रैंड सीजी मतलब पूरे स्ट्रक्चर का सीजी हमारा यहां पर आएगा, लेकिन इस एक चैनल सेक्शन का इंडिविजुअल सीजी यहां पर है, इस एक चैनल का इंडिविजुअल सीजी यहां पर है। तो मुझे ग्रैंड सीजी पर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ये सीजी हमारा ग्रैंड सीजी पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग एक के लिए सॉल्व करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों भी सेम ही होगा। आप एक कैलकुलेट करो तो दोनों भी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो दो चैनल सेक्शन के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही होगा, जितना ये यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला आप देख सकते हो, आई वाई वाई प्लस ए ब्रैकेट में डी बाई 2 प्लस सी वाई वाई का स्क्वायर और इक्वल्स टू 2i(x)। तो यहाँ से आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सारी की सारी वैल्यू स्टील टेबल से उठानी है। आई वाई वाई भी स्टील टेबल में से मिल जाएगा, एरिया ऑफ द चैनल सेक्शन भी स्टील टेबल में से मिल जाएगा, सी वाई वाई भी स्टील टेबल में गिवन है, आई एक्सिस भी स्टील टेबल में गिवन है। तो अननोन क्या है, डी अननोन है। तो एक अननोन हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये जो डी है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो आई वाई वाई, सी वाई वाई एंड आई एक्स एक्स, और एरिया आपको स्टील टेबल में गिवन होता है। स्टील टेबल ओपन करो, देखो स्टील टेबल में एरिया ऑफ द सेक्शन गिवन है, स्टील टेबल में आई एक्स एक्स होना चाहिए। ये यहाँ पर देखो इन्होंने आई जेड जेड लिखा है, लेकिन ये आई एक्स एक्स होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सिस देखो एक्स एक्स यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए ये एक्स एक्स होना चाहिए। तो आई एक्स एक्स आपको गिवन है, आई वाई वाई आपको गिवन है। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ पर और क्या चाहिए, आई एक्स एक्स हो गया, आई वाई वाई हो गया, एरिया हो गया, सी वाई वाई। हाँ देखो सी वाई वाई भी वहां पर लिखा गया है। तो देखो ये है सी वाई वाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी वाई वाई, सेंट्रोइडल एक्सिस से लेकर इसके एंड तक का डिस्टेंस होता है सी वाई वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो डायग्राम में भी मैंने सी वाई वाई यहाँ पर लिखा है। अगर आप डायग्राम को पॉज करके ध्यान से पढ़ो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने हर एक चीज नोट की है कि ये है सी वाई वाई, इस सेंट्रोइडल एक्सिस से लेकर इस चैनल सेक्शन के एंड तक का डिस्टेंस होता है सी वाई वाई। तो वो सी वाई वाई भी हमको स्टील टेबल में से मिल जाता है। तो सारी वैल्यू आपको पता है, आपका अननोन है डी, तो एक अननोन हम लोग कैलकुलेटर में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डी हमको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो डी मिलने के बाद आपको एस निकाल लेना है। एस क्या है आपका, क्लियर स्पेस बिटवीन चैनल्स, क्लियर स्पेस बिटवीन चैनल्स। ठीक है, डी अलग होता है, डी को कहते हैं सिर्फ स्पेसिंग बिटवीन चैनल। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिंग बिटवीन चैनल गिवन दिया है मतलब आपको डी गिवन दिया है, ना कि एस। एस होता है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल। अगर सिर्फ आपको बोला गया है कि स्पेसिंग बिटवीन चैनल तो वो हो गया डी। ठीक है, बड़ा ध्यान देना, इस डायग्राम को वीडियो पॉज करके पढ़ो, इस डायग्राम को मैंने हर एक चीज नोट की है यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आपको डी मिल जाएगा, डी मिल गया, जी आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा, वहां से आपको क्लियर स्पेसिंग मिल जाएगा एस। तो सबसे पहले आपको इसमें क्लियर स्पेसिंग को कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप ही है क्लियर स्पेसिंग को कैलकुलेट करना। अब देखो दूसरा स्टेप होता है इंक्लिनेशन एंगल थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है थीटा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये है थीटा। आप थीटा आप 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक रख सकते हो। ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिजाइनिंग ऑफ लेसिंग, सारी चीजें आपको यहाँ पर पेज नंबर 48 पर गिवन है। पेज नंबर 48 पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखो पेज नंबर 48 पे लेस्ट कॉलम, यहाँ पर इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। बस फर्क इतना है, यहाँ पर इन्होंने थियोरेटिकल वे में लिखा है और मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ आपको वहां पे IS 800 2007 में पेज नंबर 48 के आगे सब कुछ लिखा गया, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो, ये सारे वहां पर चीज लिखे गए। तो इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक हम लोग रख सकते हैं, हमारे ऊपर है, लेकिन जो बेस्ट है वो 45 है। ठीक है, तो 45 डिग्री ले लेना। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला है
क्वेश्चन में अगर थीटा मेंशन किया है तो आप वो थीटा लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से इसमें से उठाने से अच्छा बेस्ट माना जाता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ले लेना, ये वाला थीटा। ठीक है, तो एक थीटा इसके लिए 45 डिग्री, तो इसके लिए भी वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी थीटा 45 हो जाएगा। ये होता है एक थीटा यहाँ का 45। इस तरीके से आपको यहाँ से थीटा, सेकंड स्टेप में आपको थीटा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना, खाली लिख देना है थीटा इक्वल्स टू 45, क्योंकि इसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है वर्टिकल स्पेसिंग सी। अब ये वर्टिकल स्पेसिंग सी क्या है, डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा कि सी क्या है। सी है स्पेसिंग बिटवीन यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिए, ठीक है, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री करके निकाल सकते हो, क्योंकि आपको थीटा पता है, आपको एस पता है, आपको थीटा पता है, आपको एस पता है, तो आप c/2 करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, क्योंकि ये टोटल c है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल c है, तो इसका हाफ हो जाएगा c/2। तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan cos sin वो सब करके आप निकाल सकते हो। आपको डायरेक्टली फॉर्मूले यहाँ पर बता दिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखो, अगर आपको c कैलकुलेट करना है तो c इक्वल्स टू 2s tan थीटा करना पड़ेगा, तो वहां से आपको c मिल जाएगा। आपको s पता है, s आपने पहले ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिया, आप s रख दोगे। थीटा अगर कुछ नहीं दिया है तो हम बेस्ट 45 मान के चलेंगे और 45 रख देंगे, वहां से आपको c मिल जाएगा। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो c क्या होता है, तो c आपको वहां से मिल जाएगा। अब होता है लेंथ ऑफ द लेसिंग बार, जिसको कहते हैं l। देखो ये जो लेसिंग बार है इसका लेंथ, अब ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको थीटा पता है और s पता है तो आप l निकाल सकते हो। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि अगर l आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा s अपॉन कॉस थीटा। s आपने पहले कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट स्टेप में, कॉस थीटा, थीटा 45 रख देंगे तो वहां से आपको l मिल जाएगा। तो मैं आपको इन सब के डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहा हूँ, कहीं पर नोट करके रख लो, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, तो आप लेंथ के लिए s अपॉन कॉस थीटा यूज करेंगे, आपको लेंथ मिल जाएगा। अब देखो पांचवा स्टेप है आपका थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार। अब देखो थिकनेस मैंने यहाँ पर नोट किया है, देखो थिकनेस, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको थिकनेस दिखाई देगी, तो टॉप व्यू से आपको थिकनेस दिखाई देगी, तो थिकनेस कितना होना चाहिए, तो थिकनेस t इक्वल्स टू L/40 फॉर सिंगल लेसिंग। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको सिंगल लेसिंग करना है कि डबल लेसिंग करना है, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप सिंगल लेसिंग ही करना, कुछ नहीं दिया है तो सिंगल लेसिंग ही करेंगे, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे L/40। स्टेप 4 में आपने L कैलकुलेट किया होगा और L/40 करेंगे तो आपको थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार मिल जाएगा T। ठीक है, उसके बाद देखो विड्थ ऑफ द लेसिंग बार कैसे निकालेंगे B। अब ये तो है टॉप व्यू से आप देखोगे तो आपको थिकनेस दिखेगी, अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको विड्थ दिखेगी। देखो यहाँ पर जो B लिखा है और रेड से जो मार्क किया है वो है विड्थ ऑफ द बार। आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको विड्थ दिखाई देगी, तो विड्थ कैसे निकलेगी, विड्थ ऑफ द लेसिंग बार B निकलती है 3 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये एक फॉर्मूला है, जब आपको विड्थ ऑफ द लेसिंग बार निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले से विड्थ ऑफ द लेसिंग बार निकालोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब डायमीटर ऑफ बोल्ट भी आप अपने मर्जी से पिक कर सकते हो, 16, 18, 20, 22, 24, अपने मर्जी से आप डायमीटर ऑफ द बोल्ट पिक कर सकते हो। तो आप 16 अगर यहाँ पर रखोगे तो 16 इंटू 3, वहां से आपका विड्थ ऑफ द लेसिंग बार निकल जाएगा। तो 6 स्टेप में आपको लेसिंग बार की विड्थ मिल जाएगी और 5th स्टेप में आपको लेसिंग बार की थिकनेस मिल जाएगी, तो वहां से आप एरिया निकाल लोगे। 7th स्टेप है आपका एरिया ऑफ द लेसिंग बार। एरिया कैसे निकलेगा, सिंपली B इंटू टी करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। अब देखो जो 8वां स्टेप है वो है आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना होगा लेसिंग बार का। अब रेडियस ऑफ गायरेशन R इक्वल्स टू T बाय √12। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है रेडियस ऑफ गायरेशन का, लेकिन आपका डाउट हो सकता है कि यह फॉर्मूला आया कहां से। तो देखो जैसे कि मैंने आपको डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में बताया था कि हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है √I/A। तो वो फॉर्मूला वही से बना है। तो कैसे बना है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। √I/A, I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, आपका जो सेक्शन है वो क्या है, लेसिंग बार। लेसिंग बार आपका क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है BD³/12, BD³/12। लेकिन
बी आपका डायरेक्टली बी है विड्थ और डी क्या है, देखो बी है डायरेक्टली विड्थ, डी क्या है, डी है थिकनेस, ठीक है ना, डी है थिकनेस। तो b इंटू टी क्यूब बाई 12 करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहीं पर मैं बता रहा हूं b इंटू थिकनेस का क्यूब करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I, है ना, बी डी क्यूब बाई 12 फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आप b इंटू टी क्यूब बाई 12 करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इसका I और a। अब एरिया कैसे निकलता है, सिंपली b इंटू टी करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ से b से b कट, यहाँ से थिकनेस, तो यहाँ से 2 थिकनेस बच गए, एक कट हो गया। तो देखो ये टोटल अभी क्या बचा, सब काट कूट के बाद यहाँ पर बचा अंडर रूट, यहाँ पर टी स्क्वायर बचा ना, क्योंकि एक तो कट हो गया, तो यहाँ पर बचा टी स्क्वायर, ऊपर बचा टी स्क्वायर और नीचे बचा ये 12, तो टी स्क्वायर अपॉन 12। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट, तो टी को रूट नहीं आएगा, अब रूट बचा 12 को, तो टी बाय 12। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने के लिए t बाय रूट 12 करेंगे। तो देखो एक बार आपको r मिल गया, आप जाएंगे लैम्बडा कैलकुलेट करने के लिए। तो लैम्बडा क्या है, l अपॉन r। तो l आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं अपने 4th स्टेप में, तो l उठा के यहाँ पर रख देंगे। r जो यहाँ पर आपने 8th स्टेप में कैलकुलेट किया वो r आप यहाँ पर रख दोगे, तो l अपॉन r होगा आपका लैम्बडा। एक बार आपको लैम्बडा मिल गया, ध्यान रखना ये लैम्बडा शुड बी लेस देन 145, लैम्बडा शुड बी ऑलवेज लेस देन 145, ठीक है, ये आपका कंडीशन है लेसिंग बार के लिए। एक बार आपको लैम्बडा मिल गया तो लैम्बडा की मदद से आप एफसीडी कैलकुलेट कर सकते हो इंटरपोलेशन की मदद से। इंटरपोलेशन करने के लिए आपको टेबल नंबर 9C यूज करना है। आप सी क्यों यूज करना है, क्योंकि बिल्टअप सेक्शन के लिए क्लास होता है सी क्लास, इसलिए आप सी यूज करेंगे। तो लैम्बडा की मदद से आप एफसीडी निकाल लोगे। अब देखो आपको एफसीडी पता है, एरिया, एरिया हमने 7th स्टेप में कैलकुलेट किया था एरिया ऑफ द लेसिंग बार, तो आप एरिया रख दोगे, एफसीडी रख दोगे, वहां से आपको पी एल मिल जाएगा। अब ये एल क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा था पीडी, तो ये पीडी क्या था, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। अब एल क्या है, एल है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेसिंग, ठीक है ना, एल है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेसिंग बार। तो वहां से आपको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेसिंग बार मिल जाता है। एंड दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वी, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वी। तो वी अब तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो चाहिए तो ये वी आप पहले भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहिए तो बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक स्टेप होता है ये वी को कैलकुलेट करने के लिए। तो वी क्या होता है, वी इज द ट्रांसवर्स शियर दैट इज रजिस्टर्ड बाय लेसिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमारा लेसिंग सिस्टम होता है वो 2.5% ऑफ द टोटल लोड झेल लेता है, ठीक है। तो वही है आपका V, वही है आपका V, 2.5% ऑफ द टोटल शेयर। लेकिन यहाँ पर आपको इसको VT मानना पड़ता है। अब VT क्या होता है, VT डिवाइड बाई 2 करना है या VT डिवाइड बाई 4 करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका लेसिंग सिस्टम कितने लेसिंग सिस्टम है। अगर आपका इस तरीके से चैनल सेक्शन है तो एक लेसिंग आपका यहाँ पर बनेगा और एक लेसिंग आपका यहाँ पर बनेगा, तो आपको V के लिए क्या करना पड़ेगा, VT डिवाइड बाई 2। अगर आपका 4 लेसिंग सिस्टम है, 4 लेसिंग सिस्टम कैसे बनेगा, मान लो एक एंगल सेक्शन यहाँ पर है, एक एंगल सेक्शन यहाँ पर है, एक एंगल सेक्शन यहाँ पर है और एक एंगल सेक्शन यहाँ पर है। ये 4 एंगल सेक्शन है और इसको अगर आपको लेसिंग करना है तो आप लेसिंग कैसे करोगे, तो एक लेसिंग ये हो गया, टॉप व्यू से आप देख रहे हो, ठीक है, एक लेसिंग ये हो गया, एक लेसिंग ये हो गया और एक लेसिंग ये हो गया। ये है 4 लेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप V करोगे तो VT डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 4 लेसिंग सिस्टम है और यहाँ पर आपके 2 लेसिंग सिस्टम है, इसलिए आप VT डिवाइड बाय 2 करोगे अगर आपका 2 लेसिंग सिस्टम होगा, और 4 लेसिंग सिस्टम होगा तो VT डिवाइड बाय 4। तो वो डिपेंड करता है आप कितना लेसिंग सिस्टम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप टॉप व्यू में देख सकते हो, चैनल सेक्शन में हमारे 2 लेसिंग सिस्टम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय 2 लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चैनल सेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है आपका लेसिंग बार। तो एक बार आपका लेसिंग बार डिजाइन हो गया तो लास्ट स्टेप होता है कनेक्शन को डिजाइन करना।
कनेक्शन को डिजाइन करना मतलब बोल्टिंग या फिर वेल्डिंग, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपको क्वेश्चन में करने को बोला है, बोल्टिंग बोला है कि वेल्डिंग बोला है, वो डिपेंड करता है। अगर आपको बोल्टिंग और वेल्डिंग नहीं आता, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन हम लोग सबसे पहले कर चुके हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग में। तो अगर आपको बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन नहीं आता तो सबसे पहले जाके देख लेना, वीडियो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो बोल्टिंग और वेल्डिंग हमने सबसे पहले ही कवर किया था, तो बोल्टिंग और वेल्डिंग करना है वो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो होगा वो हम कर लेंगे, वो तो हमारा फाइनल स्टेप है। लेकिन जो मेन काम होता है वो होता है डिजाइन करना लेसिंग का। तो चलिए यहाँ पर आपका वीडियो खत्म होता है, डिजाइनिंग ऑफ लेसिंग कॉलम। अगले वीडियो में प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।